स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि होगा CDP से, और ये पार्ट 15 होगा। दोस्तों देखिए, आपका झारखंड जो टेट एग्ज़ाम है 2025 में होगा। जनवरी माह में हो सकता है, फरवरी माह में हो सकता है, लेकिन आपको जो है दोस्तों तैयारी पहले से करके रखनी है। इसलिए हम ये वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप कभी भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, साथ ही साथ देखिए ये जो आपका CDP है दोस्तों, अभी जो CTET होगा 14 दिसंबर को, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप CTET जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या ये शैशवावस्था में होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? बताइए दोस्तों। परिवार की तुलना में हम साथी जो होते हैं, हमारे दोस्त, उनकी बात को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कौन सी आयु में होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका किशोर अवस्था में। जो 12 से 18 की आयु है दोस्तों, जो एज होती है 12 से 18, ये किशोर अवस्था है। और इसी अवस्था में हम परिवार की जो है घर की बात न सुनकर जो साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी बात को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके CTET एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आप झारखंड टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी है, और CTET की तैयारी कर रहे हैं तो भी है। आप झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो CTET की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो CTET ही लगेगा। तो आप भी ज़रूर मतलब CTET के एग्ज़ाम दिलाते रहिए, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, दूसरा प्रश्न है, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, विकास समीप दुराभिमुख है, विकास शीर्षगामी है, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर वो अपनी क्षमता से मतलब या आयु से बहुत आगे है, तो इसका उदाहरण है दोस्तों, ये है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। आपका जो डेवलपमेंट है दोस्तों, वो आपके जो है आनुवंशिकता और परिवेश, मतलब जो वातावरण है, इसके बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। इसी कारण से वो अपनी आयु से बहुत आगे है। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो देखिए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था दिया है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्व वयस्कावस्था। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? बताइए, स्वतंत्रता की स्थापना कब स्थापित हो जाती है, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अमूर्त चिंतन है, इसी से पता चल जाता है। अमूर्त चिंतन जो है आपका किशोरावस्था में आता है। अगर आपने जिन प्याजे की जो सिद्धांत है पढ़ा होगा संज्ञानात्मक विकास का, तो जो सबसे चौथा अवस्था है, लास्ट औपचारिक या अमूर्त, वो जो है किशोरावस्था में आता है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ स्वतंत्रता की स्थापना होता है इसी में, अस्मिता का विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। तो देखिए, ये तो कथन है वो बिल्कुल गलत है। सभी जो संस्कृति है उसमें समाजीकरण का तरीका एक समान नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। ये तो कथन सही है। आगे पढ़ लेते हैं। मीडिया और परिवार समाजीकरण की द्वितीयक संस्थान है। तो देखिए, परिवार जो है दोस्तों ये पहला होता है, फिर विद्यालय जो है दूसरा होता है। तो ये तो कथन गलत हो गया। तो देखिए, इसका चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। द्वितीयक
समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। देखिए ये नहीं है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ही। जो समाजीकरण है एक जटिल प्रक्रिया है और कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कणा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? बताइए दोस्तों, नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्कता, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन तुरील या माइकल ओसेरो? बताइए, संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया है। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण उपयोग किया है वो है जीन पियाजे। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। छठवां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? E.L. थॉर्नडाइक ने, B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने या इवान पावलोव ने? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही जो है बच्चे को जो है नन्हा वैज्ञानिक कहा है, जो कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं सक्रिय रूप से होकर, मतलब सक्रिय होकर। और जीन पियाजे ने ही बच्चे को जो है नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, याद रखिएगा इसे। आपके CTET एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड टेट में तो पूछा भी जाएगा जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? तो देखिए सकारात्मक अधिगम, इसे तो समर्थन दिया है। पाठ प्रदान करना मतलब स्कैफोल्डिंग, इसे भी कहा है। सहायक अधिगम, प्रतिपादक अध्यापन, तो सहायक अधिगम को भी कहा है। प्रतिपादक अध्यापन इसे नहीं कहा है दोस्तों, ये नहीं आएगा। उनके जो सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत, उसमें सकारात्मक अधिगम को दिया है, कोऑपरेटिव लर्निंग को, स्कैफोल्डिंग को, असिस्टेड लर्निंग को, ये जो है तीनों शामिल है। लेकिन जो ये है प्रतिपादक अध्यापन, ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मिठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की ने किस रूप से संबोधित किया है? आपको बताना है। आत्म केंद्रित वाचन, निजी वाचन, सामाजिक वाचन या अविवेकी वाचन? बताइए दोस्तों क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निजी वाचन। वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो स्वयं को निर्देशित करती है किसी काम के लिए। देखिए नौवां प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति के परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? मतलब कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के ऐसा मतलब सिद्धांत के कौन सा चरण है जिसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं के विवेक पर कार्य करता है, वो समाज की स्वीकृति नहीं करता है, उसके परवाह किए बिना जो है कार्य करता है, वो कौन सी अवस्था है? देखिए चार दिया है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता या यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत अभिमुखता, जिसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में खाली स्थान को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता, सहभागी अधिगम, प्रतिद्वंद्विता, कुंठा? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों जो कक्षा है वो प्रगतिशील कक्षा है और समूह में कार्य कर रहे हैं बच्चे, तो ये सहभागी अधिगम को ही बढ़ावा देंगे। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग।
11वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न आता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दोस्तों, इसे भी याद रखिए, 1983 में दिया है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि में कौन से बुद्धि के प्रकार समाहित किए गए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है भाषाई बुद्धि बताया है इन्होंने, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। कुल जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताया, अभी 9 हो गया है, लेकिन 8 ही जो है एनसीईआरटी में है। भाषाई, तार्किक गणितीय, संगीतिक या संगीत बुद्धि, स्थानीय बुद्धि भी है दोस्तों, प्राकृतिक बुद्धि है, अंतःव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक और शारीरिक गतिमानी बुद्धि। कुल 8 होते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग को टालना चाहिए? मतलब जो रूढ़िवाद है उसको खंडित करने हेतु, खंडन हेतु निम्न में से किस बात को या प्रयोग को टालना चाहिए? बताइए सही उत्तर इसमें क्या रहेगा। ऑप्शन देखिए, अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, विविध जेंडर के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रूढ़िवाद को हटाना है तो हमें किन बातों से बचना चाहिए? तो इस प्रकार से, ऑप्शन सी वाले, जैसे लड़कियां तो कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, ये रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है। तो ऐसे बात से हमें बचना चाहिए, इसे टालना चाहिए, ऐसे युक्ति का हम प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अभी सभी समान हैं। कोई इस कार्य में अच्छा है, इस कार्य में अच्छा नहीं कहा जा सकता। सभी अपने अपने जो कार्य क्षेत्र में अच्छे होते हैं। लड़कियां भी गणित में उत्कृष्ट होती है, लड़के भी जो है कला में अच्छे होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता लड़कियां ही कला में अच्छी होती है, लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है, इससे हमें बचना चाहिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण दिया है इसमें। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को पोषित नहीं करना चाहिए। और तर्क दिया है इसमें, मतलब कारण, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही कथन गलत है। ध्यान से देखिए, ये दोनों जो कथन गलत है और ये ऑप्शन डी में सही है। दोनों कथन गलत है, ए और दोनों गलत है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए, जबकि पोषित करना चाहिए रहेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमें समझना है, हमें उन सभी को मान्यता देना है, सभी बच्चों को। दूसरा इसमें तर्क दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से, एक रूपी नहीं सभी तरीकों से पढ़ाया जाए और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। मानक विधि से नहीं, अलग अलग मानक विधियों से, एक ही मानक विधि से भी नहीं होगा, अलग अलग विधियों से। तो ये भी कथन गलत है, तो दोनों कथन गलत हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो देखिए इसका हम सीधा सही उत्तर बताते हैं दोस्तों। जो प्रगति पत्र है उसे कहा गया है 360 डिग्री बहुयामी प्रगति पत्र, इसे आप सीधा याद रखिए, ऑप्शन से इसमें सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? अ प्लस ब स्क्वायर का सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमें आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करना है, तो इसका सही जवाब होगा भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत से कारण आएंगे, तो ये जो प्रश्न है वो आलोचनात्मक सोच का है, हम बहुत अलग अलग दिशाओं में जो है सोचेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी में हम सीधा उत्तर बताएंगे, इसका सूत्र क्या है, मीथेन का सूत्र क्या है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, ये एक वाक्य में जो उत्तर आ जाएगा। लेकिन बहुत से इसमें कारण बताएंगे, तो ये आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है, ये ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न देखिए,
एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है, मतलब डिसलेक्सिया है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, बताइए। ऑप्शन देखिए। हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज रिकॉर्डर के इस्तेमाल की अनुमति देना, हस्तलिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यपत्र को जमा करने की अनुमति देना, व्यक्तिगत गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर प्रदान करना। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए बी सी डी ये तो बिल्कुल सही है। जो ए है, जो गलत हमने कहा था पहले कि इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, हमें तो इसी से बचना चाहिए। हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना, सख्त समय सीमा निर्धारित करना ये नहीं होना चाहिए, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है। ध्यान केंद्रित कम होता है इसमें, आवेगशीलता हो, निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, तो क्या हो सकता है, ये किस चीज को तरफ इशारा करती है। ऑप्शन देखिए। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वलीनता, दृश्य बाधित, गुण वैकल्य। बताइए। डिसकैलकुलिया तो नहीं रहेगा, गणित संबंधी नहीं है, स्वालीनता भी नहीं है, ऑटिज्म नहीं है, दृश्य बाधित विजुअल वाला ये जो है रोग नहीं है, डिजीज नहीं है। ये है दोस्तों आपका अवधान, अटेंशन से संबंधित न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, तो यही आपको है मतलब डिसऑर्डर। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार संयोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। श्रवण क्षति, दृश्यात्मक क्षति, गति या संचालन क्षति, बौद्धिक क्षति। बताइए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तार्किक की बात आए, तार्किक की, अधिगम की, समस्या समाधान की, तो किससे जुड़ा है, बौद्धिक क्षति से। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। कारण दिया है, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो अभिकथन है यही गलत है दोस्तों। आपको विद्यालय में पृथक रूप से नहीं सिखाना है। जो कठिनाई महसूस करते हैं विद्यार्थी, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। तो ये तो अभिकथन गलत हो गया, और साथ ही साथ अभिकथन गलत हुआ तो ये कारण भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। ऐसा जो कथन है वो कैसे तैयार करेगा, ये भी कथन गलत है। तो ए और बी मतलब ए और आर दोनों गलत हैं। तो किसमें गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो देखिए मौलिकता है, प्रवाह है, लचीलापन है, अभिसारी चिंतन नहीं रहेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अभिसारिक बचा रहेगा अपसारी। अपसारी चिंतन रहेगा, इसे याद रखिएगा। अभिसारी मतलब केवल एक दिशा में सोचना, और अपसारी मतलब सभी दिशा में सोचना। तो सृजनात्मकता जो है सभी दिशाओं का चिंतन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। ये जो है सृजनात्मक का भाग नहीं है, अभी सारी चिंतन। 21 नंबर प्रश्न देखिए, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे। अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक, लोक कथाएं। बताइए ज्ञान के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं दोस्तों। क्या अखबार होगा, बिल्कुल सही, हाँ होगा। सहपाठी भी होंगे, पाठ्य पुस्तक तो है ही, लोक कथाएं भी हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी जो है ज्ञान के स्रोत हैं।
आपका न्यूज़पेपर, पीयर्स, टेक्स्ट बुक और फोक टेल्स। देखिए 22 नंबर प्रश्न, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है। जो अधिगमकर्ता हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है। अन्वेषण और पूछताछ, पुनरुत्पादन और प्रत्यस्मरण, संप्रयोग और चिंतनशीलता, बहस और चर्चा। बताइए क्या रहेगा। देखिए इधर है ऑप्शन, क्या क्या रहेगा अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला रहेगा अन्वेषण और पूछताछ, तीसरा रहेगा संप्रयोग और चिंतनशीलता, आपका बहस और चर्चा। इससे जो है ज्ञान बढ़ेगा आपका। ये जो पुनरुत्पादन है और प्रतिस्मरण है, ये स्मृति से संबंधित है, पढ़ने की बात की जो है ये अवस्थाएं हैं, लेकिन ये जो है आपके ज्ञान निर्माण से संबंधित है, तो ये नहीं रहेगा। बाकी तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं की ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है। बताइए। तो देखिए दोस्तों, स्वयं की ज्ञान की संरचना यहाँ पर बोल दिया गया है, तो ये जो है खोज अधिगम से संबंधित है, डिस्कवरी लर्निंग। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं निर्मित होना असामान्य है, पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण है, उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सिद्धांतों को दर्शाते हैं, यह अध्यापिका द्वारा ध्यान नहीं दी जानी चाहिए। बताइए वैकल्पिक धारणाएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उनके अंतः सहज ज्ञान मतलब सिद्धांतों को दर्शाते हैं। जो वैकल्पिक धारणाएं हैं, उनकी जो सोच है, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, अभिकथन और कारण से संबंधित। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। बताइए क्या रहेगा ये। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही कथन है, दोनों जो कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाकी जो है आपका जो नेगेटिव वर्ड वाला है, ऑप्शन नेगेटिव है ये। 27 नंबर प्रश्न देखिए, योग्यता की खालिस्तान धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक, तत्वात्मक, वृद्धिशीलात्मक, परिहार आधारित। तो देखिए योग्यता की जो वृद्धिशीलात्मक है, ये धारणा जो है सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है प्रयास से संबंधित है, वृद्धिशीलात्मक। 28 नंबर प्रश्न, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो खाली स्थान हो, औसत रूप से कठिन, पाठ्य सामग्री के प्रतिस्मरण पर आधारित, पुनरावृत्ति और यांत्रिक सामूहिक कार्य। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इधर देखिए ऑप्शन नीचे में दिया है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पहला सही है, औसत रूप से कठिन होना चाहिए जो क्रियाकलाप है संरचनात्मक कक्षा में, और ये होना चाहिए आपका सामूहिक कार्य। देखिए प्रत्यय स्मरण पर आधारित नहीं होना चाहिए, न ही ये मैकेनिकल यांत्रिक होना चाहिए। तो ए पहला और ये चौथा, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न देखिए, जब एक विद्यार्थी को खाली स्थान का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और खाली स्थान का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जब एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, उसे गर्व का एहसास होगा, और क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। तो गर्व और क्रोध इसका राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को जो है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है दोस्तों। विद्यार्थियों के जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व से जानकारी रखते हैं, उसको नए संप्रत्यय से जोड़ने का कार्य जो है अध्यापिका को करनी चाहिए, अध्यापक को करने चाहिए। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके CDP से। इससे भी जो पहले वीडियो अपलोड है उसे भी पढ़िएगा। आपका जो JTET है, झारखंड TET एग्ज़ाम है, वो तो होगा दोस्तों। आपका जो फॉर्म वाला प्रोसेस है पूरा हो चुका है, तो एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा। तो आपका जनवरी फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी आप पहले से रखिए। वीडियो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।